सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। जीबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस विषय की। इसमें अपना सेकंड लेसन प्रारंभ हो चुका था, जिसके 3 वीडियो अपने पहले अपलोड किए जा चुके हैं। आज चौथे वीडियो में देखो मूल अधिकार की अपन चर्चा कर रहे थे। मूल अधिकारों में हमने बात की थी, कुल मिलाकर भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार दे रखे हैं। 5 मूल अधिकारों की चर्चा हो चुकी थी और लास्ट जो 6वां मूल अधिकार है, 6वां मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद का? अनुच्छेद 32 का। ध्यान रखना, अनुच्छेद 30 तक तो अपन ने लगातार चर्चा की थी, बीच में एक अनुच्छेद 31 छोड़ दिया अपन ने। वो छोड़ने का कारण ये था कि अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है वो पहले तो मूल अधिकारों में शामिल था। अब वर्तमान में अनुच्छेद 31 एकदम ब्लैंक पड़ा, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो 6वां मूल अधिकार अनुच्छेद 32 में है, उसका नाम है क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो इसकी चर्चा करते हैं अपन। हमने इससे पहले जो भी मूल अधिकार पढ़े थे, 5 मूल अधिकार पढ़े थे, उन सभी 5 मूल अधिकारों की सुरक्षा करने वाला जो मूल अधिकार है वह मूल अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि भारतीय संविधान में इस मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं होता, इस वाले मूल अधिकार का उल्लेख नहीं होता, तो अन्य मूल अधिकारों की सुरक्षा भी नहीं हो पाती। इसलिए अपन कह सकते हैं कि अन्य सभी मूल अधिकारों में जो सबसे महत्वपूर्ण मूल अधिकार है वह कौन सा है? अनुच्छेद 32 का मूल अधिकार। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यही ऐसा मूल अधिकार है जो अन्य सभी मूल अधिकारों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। तो सबसे पहले तो अपने को इसमें यही लिखना है, यह मूल अधिकार अन्य सभी मूल अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अन्य मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। अन्य मूल अधिकारों की क्या करता है? यह अधिकार सुरक्षा करता है। अब आगे सुनना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुना है, जिसे संविधान का पिता कहा जाता है। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में, क्योंकि संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान सभा का सदस्य था कौन? भीमराव अंबेडकर। एक बार भीमराव अंबेडकर ने कहा कि यदि मेरे से पूछा जाए कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसको हटाने पर पूरा संविधान ही शून्य हो जाएगा, तो मैं उसका जवाब क्या दूंगा? वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद किसको माना? अनुच्छेद 32 को। इस आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। तो अब ये बात अपने को लिखनी है इसमें। एक बार डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा कि यदि मुझे यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है, जिसे हटा देने पर भारतीय संविधान एकदम शून्य हो जाएगा। भारतीय संविधान एकदम शून्य हो जाएगा। तो मेरा संकेत, देखो वर्ड यहाँ संकेत लिखो तो संकेत लिख देना, या फिर आप लिख सकते हो तो मेरा उत्तर अनुच्छेद 32 होगा। तो मेरा संकेत
अनुच्छेद 32 की ओर होगा, अनुच्छेद 32 की ओर होगा। तो ये बात किसने कही? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये लाइन भी अपने को इसी में लिखना है। इसी आधार पर डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। अब देखो इसके बाद में अगर अनुच्छेद 32 के संबंध में आपसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो पूरी डिटेल के साथ आपको आंसर उसका लिखना पड़ेगा। सबसे पहले अपन ने लिखा था कि यह ऐसा मूल अधिकार है जो अन्य सभी मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। अब यह मूल अधिकार अन्य सभी मूल अधिकारों की सुरक्षा कैसे करेगा? तो इसका जवाब सुनना आप। देखो होता है क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। रिट को अपन सामान्य भाषा में कह सकते हैं क्या? आदेश। और वो जो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय को ये रिट जारी करने की शक्ति कौन से अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 32 के तहत है। और सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी क्यों करता है? यह हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी करता है। तो इसमें बाद में आप लिख देना अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट, ध्यान रखना रिट को आदेश भी कह सकते हैं लेकिन न्यायपालिका की भाषा में, क्योंकि यहाँ नाम क्या लिख रहे हैं अपन? सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका की भाषा में अपन आदेश को क्या लिखेंगे? यहाँ रिट। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है, उन हर एक प्रकार की रिट का अपने को यहाँ वर्णन करना है। उसके बाद में अपना अनुच्छेद 32 कंप्लीट होगा। तो एक एक करके अपन उन रिट को देखते हैं कौन कौन सी रिट हैं। अब इसमें पहली रिट तो कौन सी आती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हेबियस कॉर्पस भी कह सकते हैं। इसी का दूसरा क्या नाम है? हेबियस कॉर्पस। अब समझना इसका मतलब। देखो, यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, अवैध तरीके से गिरफ्तारी करने का मतलब हो गया बिना कानूनी प्रक्रिया से, बिना नियमों के ही पुलिस वाले किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं। एक तो तब की बात है, या फिर एक नियम ये भी बना रखा है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में उपस्थित करना पड़ेगा। तो यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है या गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया जाता तो उस पुलिस वाले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें अपने को लिखना है, यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है या उसे 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में पेश नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि ये रिट जारी करने की शक्तियों की चर्चा अपन कौन से न्यायालय की कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय की। तो सर्वोच्च न्यायालय
बंदी बनाने वाले पुलिसकर्मी के खिलाफ यह रिट जारी करता है। यह रिट जारी करता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश करने का आदेश देता है। न्यायालय में पेश करने का आदेश देता है। तो ये रिट तो कौन सी हो गई? बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली रिट में आपको कंप्लीट ये वाला उल्लेख करना है। अब इसके बाद में दूसरी रिट जिसका क्या नाम है? परमादेश। अब देखो, जैसे आप अभी 12th क्लास में हो, उसके बाद आप कंपटीशन की तैयारी करते हो और उसके बाद में आप कोई भी सरकारी पद प्राप्त करते हो, तो कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हो, प्रत्येक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है। जैसे यदि कोई शिक्षक है तो उसका कर्तव्य होता है कि वह बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। समझ रहे हो बात? यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कौन सी रिट जारी होगी? परमादेश, जिसे अपन मैंडामस भी कह सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उस अधिकारी या कर्मचारी, ध्यान रखना ये वाली रिट किसी निजी संस्था के लिए जारी नहीं होती, केवल किसके खिलाफ जारी होती है? सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ। अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह रिट जारी की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह रिट जारी की जाती है। 5 प्रकार की रिट में अपनी दूसरी रिट भी कंप्लीट। अब तीसरी और चौथी रिट जो है वो अपन एक साथ देखेंगे पहले, और उसके बाद में उसका अलग अलग उल्लेख करेंगे। देखो, तीसरी जो रिट है उसका नाम है प्रतिषेध, और चौथी जो रिट है उसका नाम है उत्प्रेषण लेख। अब पहले तो समझना, देखो भारत में जो न्यायपालिका का स्तर है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे जो प्रत्येक राज्य में आता है उसे कहते हैं अपन हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। उसके बाद में जिले स्तर पर जो न्यायालय होते हैं, तो सबसे ऊपर का जो न्यायालय कौन सा हो गया? सर्वोच्च न्यायालय। और अपन किसकी शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। अब चाहे कोई सा भी न्यायालय हो, हर एक न्यायालय के कार्य और अधिकार क्षेत्र फिक्स होते हैं। कोई सा भी न्यायालय अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य नहीं कर सकता। अब होता है क्या है, जैसे ये नीचे का न्यायालय है, अब इस न्यायालय का जो भी अधिकार क्षेत्र है, यदि ये वाला नीचे का न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई कार्य करता है, तब सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? इस प्रतिषेध रिट के माध्यम से उस कार्य को वहीं पे रुकवा देता है। समझ गए बात? अगली रिट मैंने आपको बताई कौन सी? उत्प्रेषण लेख। अब समझना, यदि कोई नीचे का न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई कार्य करता है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस कार्य को अपने पास मंगवा लेता है। देखो, दोनों में केवल अंतर कहाँ हुआ? शुरुआत में लगभग समानता है।
अगर दोनों की अपन साथ बात करें, ये दोनों रिट कब जारी की जाती हैं? जब नीचे का कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई कार्य करता हो, तब ये रिट जारी की जाती है। अब दोनों में अंतर कहाँ हुआ? इस रिट के माध्यम से तो उस कार्य को वहीं पर रुकवा दिया जाता है और इस रिट के माध्यम से उस कार्य को अपने पास मंगवा लिया जाता है। समझ गए बात? अब देखो इसमें लिखना क्या है। तीसरी रिट की अपन बात करें, उसका क्या नाम है? प्रतिषेध। तो इसमें लिख देना, यदि कोई नीचे का न्यायालय, यदि कोई नीचे का न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई कार्य करता है, बाहर का कोई कार्य करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से, मतलब कौन सी रिट के माध्यम से? प्रतिषेध रिट के माध्यम से उस कार्य को वहीं पर रुकवा देता है, रुकवा देता है। मतलब इस रिट के माध्यम से ऐसा आदेश दिया जाता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य है, इसलिए आप इस कार्य को वहीं पर रोक दो। ये तो कौन सी रिट हो गई? प्रतिषेध। अब चौथी देखना, चौथा कौन सा था? उत्प्रेषण लेख। अब उत्प्रेषण लेख में भी यही बात लिखनी है आपको, यदि कोई नीचे का न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का कोई कार्य करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस कार्य को अपने पास मंगवा लेता है। अपने पास मंगवा लेता है। बस थोड़ा सा चेंज है दोनों रिटों में। अब लास्ट रिट की अपन चर्चा करें। लास्ट रिट कौन सा है? अधिकार परीक्षा। देखो परीक्षा का मतलब क्या हो गया? पूछना। इसमें होता क्या है? देखो कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, कंपटीशन दो और उसके बाद उसका सिलेक्शन होता है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा, किसी ने घपलेबाजी के रूप में 1-2 लाख रुपए किसी को पकड़ा है, रिश्वत दी और उसके बाद में सरकारी पद प्राप्त किया है। इसका मतलब दूसरे व्यक्ति ने सरकारी पद कैसे प्राप्त किया है? अवैध तरीके से। यदि इसकी सूचना न्यायपालिका को मिलती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कौन सी रिट जारी होगी? अधिकार परीक्षा। तो अब समझना, इसमें अपन लिखेंगे क्या? यदि किसी ने अवैध तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त किया है तो उसके खिलाफ यह रिट जारी होती है। इसमें परीक्षा का मतलब पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार के तहत ये पद प्राप्त किया है। तो इसमें लिखना अपने को, यदि किसी व्यक्ति ने अवैध तरीके से कोई सरकारी पद प्राप्त किया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय यह रिट जारी करता है। समझ गए बात? तो इस रिट के साथ ही अपना जो लास्ट जो मूल अधिकार था, अनुच्छेद 32 का मूल अधिकार, वो भी कंप्लीट। अब समझना, इसमें से जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। या तो आपके एक नंबर का कोई सा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, वो तो सिंपल आप कर दोगे। या तो आपसे पूछा जाएगा भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों का नाम लिखते हुए किसी एक मूल अधिकार का उल्लेख करो। तब तो आप स्वतंत्र हो कि 6 मूल अधिकार हैं, उनमें से किसी भी मूल अधिकार का आप उल्लेख कर सकते हो।
या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों का नाम लिखते हुए वो खुद एग्जाम में प्रश्न दे देता है, जैसे स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख करो, समानता के अधिकार का उल्लेख करो या संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख करो। तो कैसे भी प्रश्न बने, आपको ये 6 मूल अधिकार है, सभी मूल अधिकारों की डिटेल आपको याद रखनी है। अब मूल अधिकारों में जो लास्ट अपने प्रश्न जो एक और जो अपनी पुस्तक में दे रखा है वो दे रखा है मूल अधिकारों की आलोचना। अब इसमें देखो या तो 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, तब तो 2 पॉइंट के रूप में आपको आंसर बताना है। अगला आपको पेपर में देखा कि मूल अधिकारों की कोई 2 आलोचना बताइए, या फिर अधिकतम आपसे इस लेसन में आलोचना पूछी जाएगी कितनी, कोई 4 प्रश्न में लिखी हुई होगी, या तो कोई 2 आलोचना या फिर अधिकतम अपने से पूछी जा सकती है, तो वो कितनी होगी, कोई 4 आलोचना बताइए। तो इसमें अपनी पुस्तक में पहली दे रखी है प्रतिबंधों की अधिकता। देखो अपन ने मूल अधिकारों का कंप्लीट अध्ययन कर लिया। जैसे अपन एक उदाहरण ले, अनुच्छेद 19 की बात करें अपन, अनुच्छेद 19(1) में वर्तमान समय में अपने को 6 मूल अधिकार मिले हुए हैं। याद करना अनुच्छेद 19(1) को, जिसमें अपन ने 19(1) क, ख, ग, अड़े और 6, ये कितने हो गए, 6 मूल अधिकार लिखे थे। प्रत्येक मूल अधिकार में अपन ने लिखा था, जैसे क में लिखा था भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन फिर लास्ट में इसमें यह भी लिखा था अपन ने कि इस स्वतंत्रता पर निम्न आधारों पर रोक लगाई जा सकती है या इस स्वतंत्रता पर निम्न प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि भारतीय संविधान में एक हाथ से मूल अधिकार दिए तो गए हैं, लेकिन दूसरे हाथ से मूल अधिकार वापस ले लिए गए, क्योंकि प्रतिबंध बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं भारतीय संविधान ने, किस पर, मूल अधिकारों पर। तो इसमें आप लिख देना भारतीय संविधान ने नागरिकों को मूल अधिकार तो दिए हैं, मूल अधिकार तो दिए हैं, लेकिन साथ ही इन पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, इन पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इस आधार पर कहा गया है कि, इस आधार पर कहा गया है कि मूल अधिकार एक हाथ से दिए गए हैं तथा दूसरे हाथ से वापस ले लिए गए हैं, तथा दूसरे हाथ से वापस ले लिए गए हैं। तो पहली आलोचना तो अपन मूल अधिकारों की क्या कर सकते हैं, प्रतिबंधों की अधिकता। अब इसके बाद में देखना दूसरी अपने आलोचना पुस्तक में दे रखी है निवारक नज़रबंदी। याद करो अपन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में पढ़ा था, और उसमें पढ़ा था गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण और निवारक नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण। तो दूसरी आलोचना अपन किस आधार पर करेंगे, निवारक नज़रबंदी की उपलब्धता या व्यवस्था। अब इसका उल्लेख अपन ने पहले भी किया था। निवारक नज़रबंदी में होता है क्या है, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। अब बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, इस आधार पर कई बार पुलिस वाले इस व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए नागरिकों को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं।
तो एक लाइन में तो आप वो लाइन लिखोगे जहाँ अपन ने पहले लिखा था, निवारक नज़रबंदी के तहत बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए इसके दुरुपयोग की संभावना अधिक रहती है। इसके दुरुपयोग की संभावना अधिक रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि निवारक नज़रबंदी में होता है क्या है, अपराध तो कोई व्यक्ति करता नहीं। निवारक नज़रबंदी में तो अपराध होने से पहले ही अपराध को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, उसने कोई अपराध किया नहीं था, तो अगर उसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा तो कोर्ट में सुनवाई तो तब चलेगी ना जब उसने कोई अपराध किया हो। तो इस प्रक्रिया के दुरुपयोग होने की संभावना अधिक रहती है। तो दूसरी आलोचना अपन ये कर सकते हैं इसमें। तीसरा अपन व्यवस्थापिका को लेकर करें तो अपन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें अपनी किताब में जो दे रखा है, व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा नहीं। तीसरी आलोचना इसकी ये बता रखी है। तो देखो होता है क्या है, व्यवस्थापिका, इसी को अपन क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन या बदलाव करने की शक्ति किसके पास है? व्यवस्थापिका या संसद के पास है। संविधान का कोई सा भी भाग हो, अब मूल अधिकार जिसको अपन उल्लेख कर रहे हैं आज के लेसन में, आज के वीडियो में, इन मूल अधिकारों में भी अगर संशोधन करेगी तो कौन करेगी? व्यवस्थापिका या संसद करेगी। तो जब संसद मूल अधिकारों में ही संशोधन कर सकती है तो बताओ मूल अधिकार व्यवस्थापिका की निरंकुशता से कैसे सुरक्षा कर पाएंगे? तो अपने को इसमें ये लिखना है कि भारतीय संविधान में अथवा मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? स्वयं व्यवस्थापिका के पास होती है। इस आधार पर मूल अधिकार व्यवस्थापिका की निरंकुशता से सुरक्षा नहीं कर सकते। भारतीय संविधान अथवा मूल अधिकार अथवा मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास होती है? व्यवस्थापिका के पास होती है। अतः ये अधिकार मतलब मूल अधिकार व्यवस्थापिका की निरंकुशता से हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते। ये तीन आलोचना। अगली अपन बता सकते हैं जटिल न्यायिक प्रक्रिया। चौथी और लास्ट आलोचना अपन क्या बताएंगे? जटिल न्यायिक प्रक्रिया। देखो होता है क्या है, लास्ट जो अपन ने छठवां मूल अधिकार देखा था उसमें अपन ने देखा था कि मूल अधिकारों, अगर हमारे किसी मूल अधिकार के खिलाफ कोई कार्य होता है तो हमारे अधिकारों या मूल अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगी? न्यायपालिका। लेकिन न्यायपालिका में जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो बहुत जटिल है, इसलिए हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाती। एक तो भाई सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत करने की
अपन वहाँ जाएंगे शिकायत करने। उसके बाद में आपको पता है कोर्ट में क्या चलता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अपन तो वहीं पे पूरे हो जाते हैं। तो इस जटिल न्यायिक प्रक्रिया के कारण भी हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाती। तो इसमें आप लिखोगे, हालांकि मूल अधिकारों की सुरक्षा न्यायपालिका द्वारा की जाती है, न्यायपालिका द्वारा की जाती है, लेकिन न्यायपालिका की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होने के कारण हम हमारे मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका में नहीं जा पाते, और ये जटिल प्रक्रिया होने के कारण ही हमारे मूल अधिकारों की क्या नहीं हो पाती, सुरक्षा हो पाती। अब मूल अधिकारों की आलोचना भी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ अपने लेसन में देखो 3 चीज़ें हैं, एक मूल अधिकार, नीति निर्देश तत्व और मूल कर्तव्य। मूल अधिकारों से संबंधित जो भी पर्सन बन सकते हैं वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे किसको लेकर, नीति निर्देशक तत्वों को लेकर। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।